हो चुका है आगाज और हम हैं तैयार। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं 18 तारीख के युद्ध को लड़ने के लिए। तो काफी बच्चों का ये कंसर्न रहा है कि मैम एक बात बताइए, संपूर्ण कहानियां जो आती हैं जिसमें से एक कहानी का किसी का सारांश पूछ लिया जाता है, किसी का उद्देश्य पूछ लिया जाता है और कभी कभी किसी की कथा वस्तु पूछ ली जाती है, तो वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, 5 नंबर का सवाल है, कैसे किया जाए, तो प्लीज मैम इसकी हेल्प कर दीजिए। तो परेशान नको होना, जब आपकी पूजा मैम यहाँ पर है तो डरने की क्या बात है। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ पूजा मिश्रा और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी संपूर्ण कहानियां मात्र 5 से 7 मिनट में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। वो चारों कहानियां कौन कौन सी, पंचलाइट, बहादुर, लाठी और ध्रुव यात्रा, इन चारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो आज ये पीछे दिख रही मेरी इस पीडीएफ में मिलने वाले। और परेशान मत होना, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं वही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? फटाफट हम चलेंगे और वीडियो को देखेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी भाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पिक्चर है, एक तरीके से देख लो कि एक तरीके से ये हम अभी ट्रेलर देख रहे हैं, पूरी फिल्म तो अभी हमारी 18 तारीख वाली है। बाकी आज शाम को, उसके बाद कल सुबह की क्लास, ऐसी धाकड़ क्लास होने वाली है कि जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो कहेंगे मैम ये तो पूरा पर्चा बता रही हैं आप, इतना भी नहीं सच बोलना चाहिए था, है ना। तो वो सारी चीजें आज की क्लास में और कल सुबह की क्लास में हम कराने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आपके ध्रुव यात्रा की, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई ये कहानी है, ठीक है। ये कहानी आपकी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है, एक महान कथाकार है। अच्छा एक चीज और बता दूं, काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम एक बात बताइए, जो हमारी हिंदी साहित्य के एमसीक्यू आते हैं उनको कैसे पढ़े। तो बेटा यहाँ मैं जितने लेखकों का नाम ले रही हूँ ना, जितने भी लेखकों के बारे में बोलती हूँ, आपकी किताब में जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी कहानीकार हैं, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाहर का नहीं पूछा जाता। एक बार नहीं, ये चीज मैं आपसे 100 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो पहली कहानी ध्रुव यात्रा है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें आप बताएंगे, जैसे इसमें हो गया कि ध्रुव यात्रा में कौन सी कहानी है, तो पहले तो आप शीर्षक के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि कहानी के शीर्षक के बारे में उल्लेख कीजिए, तो ये पूरे पॉइंटर्स आप कहानी के शीर्षक में बता सकते हैं। उसके बाद कथानक अगर पूछा जाता है तो कथानक वाला पार्ट भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि इस कहानी का कथानक क्या है, कथा वस्तु क्या है, इस कहानी का कथा वस्तु क्या, कथानक कथा वस्तु सेम चीज। फिर बात करते हैं बेटा अगर उद्देश्य की, तो इस कहानी का उद्देश्य भी पूरा मैंने यहां पर ला कर दे रखा है। इस उद्देश्य को इस प्रकार से स्क्रीनशॉट मारते चलो, स्क्रीनशॉट मारते चलो, ये रहा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। फिर बात करते हैं हम अपनी दूसरी कहानी जिसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कहानी है। पंचलाइट सबसे आसान भी है, बच्चों को बहुत जल्दी याद भी हो जाती है और साथ ही साथ पंचलाइट लिखने में उनको मजा भी आती है, कहानी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग है। तो पंचलाइट कहानी बेटा फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है जिसमें ग्रामीण वासियों की मानसिक स्थिति को बारे में बताया है, ग्रामीण वासियों की जो मानसिक सोच होती है, उन लोगों की जो सोच है उसके बारे में उन्होंने बताया है। बहुत प्यारी कहानी है, इसका उद्देश्य, इसकी सारांश, ये सारी चीजें दी है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक का कहना को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है, ठीक है। कहानी को पढ़ने के लिए जो हमारा पाठक उत्सुक हो जाता है क्योंकि कहानी का शीर्षक ही इतना इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पंचलाइट जलाने की समस्या वाला, ये सारे उसकी कथा वस्तु है, ठीक है। फिर आती है लाठी कहानी। लाठी कौन है? प्रसिद्ध हमारी लेखिका जिनका नाम शिवानी है, महिला कथाकार, उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें प्रेम को एक अलग ही ढंग से दिखाया गया है कि प्रेम सर्वोपरि होता है। एक सच्ची, एक ऐसी घटना प्रधान कहानी है जिसमें दिखाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका, मतलब उनकी पत्नी जो होती है, उसके लिए परेशान होता है और अंत में उनकी वो पत्नी उनको छोड़कर मरने चली जाती है, लेकिन वो बच जाती है। बाद में उसका दूसरा विवाह हो जाता है, कई सालों बाद वो फिर से सामने दिखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है, समय के साथ काफी चीजें बदल गई हैं, जिस कारण से अब वो उससे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कप्तान जोशी बानो की कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना है। इसके साथ ही लेखिका ने अपने पाठक को महिला द्वारा ही महिला के शोषण तथा आज के समाज की वास्तविकता से भी अवगत कराना चाहती है। इस कहानी के प्रारंभ से अंत तक पाठक के हृदय को बांध लेने का गुण विद्यमान है। यही वो कहानी है बेटा लाठी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बात आती है बहादुर की। आधुनिक कथा जगत के प्रेमचंद की कहानी से लिखा गया, ठीक है। प्रेमचंद की कहानी से सीख लेने वाले अमरकांत जी द्वारा इसको लिखा गया। वो प्रेमचंद के एक तरीके से शिष्य थे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो कहानियों को समझा करते थे, उनके ही द्वारा जो लिखा जाता, प्रेमचंद के ही
राह पर वो चले थे। ठीक है, इनकी कहानी मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। निम्न वर्ग के परिवार तक की परिस्थितियों का सजीव, आदर्श और यथार्थवादी चित्रण मिलता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की क्या स्थिति होती है, एक निम्न वर्ग के परिवार की क्या स्थिति होती है। बहुत ही सजीव तरीके से इन्होंने बताया है। इनकी जो बहादुर कहानी है वो मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के एक पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, एक सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग ही इस कुकृत्य के पीछे नहीं हटते, कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वही गरीब लोगों का शोषण नहीं करते। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी लोगों की देखने के तरीके से, लोगों की तरह बनने के लिए, अपने आप को खुद को पूंजीवादी बताने के लिए लोगों का शोषण करते हैं। बहुत प्यारी कहानी है। तो ये कहानियों के बेटा आपके उद्देश्य है। ठीक है, फिर आते हैं इस कहानी के सारांश पर। ठीक है, ध्रुव यात्रा का सारांश पूरा लिखा हुआ है, किस प्रकार से राजा रिपुदमन की यात्रा समाप्त होती है और फिर वो वापस घर को आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उनको आचार्य मारुति से मिलना होता है, जिसमें वो उनको कहते हैं कि आप विवाह कर लो। उनको विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। बहुत समझाने के बाद वो अपनी प्रेमिका के पास जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, उर्मिला होता है। उर्मिला का ऑलरेडी राजा रिपुदमन का एक पुत्र होता है जो कि बिना विवाह के हो जाता है, तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है। वो जाते हैं, उससे कहते हैं कि हम दोनों विवाह कर लेते हैं, लेकिन तब उर्मिला मना कर देती है। फिर उसके बाद राजा रिपुदमन फिर से मारुति के पास जाते हैं, कहते हैं वो मुझे मना कर रहे हो, मुझे कहती है कि हम अपने मोक्ष के लिए आगे बढ़ते रहें। वो मुझे और यात्राओं के, ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद मारुति कहते हैं कि एक बार तुम उसको मेरे पास भेजना। वो समझाते हैं, जब कहते हैं वो नहीं मानती है तो कहती है कि तुम मेरी पुत्री हो। इतना सुनते ही उर्मिला कहती है कि आज के बाद आप हमसे नहीं मिलेंगे, मैं आपकी बातों को नहीं सुनना चाहती। और एक प्रेमिका ही किसी प्रेमी को मोक्ष तक पहुंचा सकती है, कोई पत्नी किसी पति को नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो उसका स्वार्थ होता है। और फिर राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव यात्रा की ओर निकल जाते हैं और 3 से 4 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में उर्मिला को जब ये बात पता चलती है, वो पढ़ती है, उसमें वो लिखते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत चीजें थी जिसको सार्वजनिक कर दिया गया, जो मुझे पसंद नहीं आई, और वो अपने आप को खत्म कर लेते। कहते हैं इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा अपनी दूसरी कहानी। राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा के बाद हमारी जो अगली कहानी आती है वो आती है पंचलाइट की। पंचलाइट कहानी तो मेरे को जहां तक लगता है सबको बहुत अच्छे से याद होगी। गांव की कहानी, जिसमें एक पेट्रोमक्स आता है, एक नई चीज आती है जो किसी को जलाना नहीं आता। उसी गांव में गोधन नाम का युवक होता है जो एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता रहता है, और उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में मुनरी की माँ को पता चल जाता है, और उन्होंने जाके पंचों से शिकायत कर दे दी होती है। और जब शिकायत हो जाती है तो पंच लोग उसको अपने समुदाय से निकाल देते हैं। लेकिन मुनरी को पता होता है कि जो पेट्रोमैक्स गाँव में आया है वो सिर्फ गोधन ही जला पाता है, तो किसी तरह मुनरी अपनी माँ तक ये बात पहुंचाती है, उसकी माँ पंचों को। पंच फिर उसको बुलाते हैं, और जब गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है तो उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। मुनरी की माँ भी इससे खुश होकर उसको रात में भोजन के लिए बुलाती है, और सब कहते हैं कि जाओ तुम्हारी सारी गलतियां माफ की गई, तुम खूब गाओ सलीमा के गाने, तुम्हारे 7 गुण माफ। तो ये ऐसी कुछ कहानी है पंचलाइट की। उसके बाद अगर हम बात करते बेटा लाटी की, लाटी कहानी मैंने आपको बताई कि बानो नाम की एक लड़की होती है जिसका 14 वर्ष में विवाह हो जाता है कप्तान जोशी के साथ। कप्तान जोशी विवाह के तीसरे दिन ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी बानो होती है वो काफी सालों तक अकेली रहती है। घर के परिवार में काफी लोग उसको ताना मारते हैं, कहते हैं तुम्हारा पति मर गया, वो वापस नहीं आएगा, और उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे वो घुटते घुटते उसको क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग के कारण उसको अस्पताल में भेज दिया जाता है, जिसको वहां पर बरामदे में पड़ी रहती है, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं होता। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसका पति 2-3 साल बाद जब उसका पति वापस आता है, अपनी पत्नी को ढूंढता है, ना मिलने पर वो उसको खोजता है, और खोजते हुए जब वो टीबी के अस्पताल में पहुंचता है तो बरामदे में पड़ी मिलती है, जिससे वो और कमजोर दिखाई होती है। फिर वो उसकी सेवा में लग जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप इसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी वो जिद पकड़े रहता है कि नहीं मैं ठीक करूंगा। जब बानो को पता चलता है कि वो ठीक नहीं हो सकती और उसका पति परेशान है, तो एक रात में वो उठकर वहां से चली जाती है। जब सुबह उसका पति उसको ढूंढता है तो नदी किनारे उसको बानो के कपड़े मिलते हैं, तो वो समझ जाता है कि शायद बानो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली। और बाद में धीरे धीरे फिर वो अपना दूसरा विवाह कर लेता है, और दूसरे विवाह के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं। 15-20 साल बाद वो फिर से नैनीताल घूमने जाता है। नैनीताल में घूमते हुए एक रोड पर बैठ के दोनों पति पत्नी चाय पी रहे होते हैं, तभी उनको साध्वियों का एक झुंड दिखाई देता है, जिसमें एक स्त्री बहुत सुंदर होती है, जो उसकी पत्नी को कहती है कि ये स्त्री कितनी सुंदर है। जब वो वहां जाके पता करते हैं तो पता चलता है, उसके जब कप्तान जोशी वहां जाते हैं तो पता चलता है कि ये वही लड़की है बानो, क्योंकि कप्तान जोशी को बानो की शक्ल याद आ जाती। कहते ये वही है बानो जो आत्महत्या करने का प्रयास की थी लेकिन नहीं कर पाई। अब इसकी याददाश्त जा चुकी है, साथ ही इसकी जीभ कट जाने के कारण अब वो बोल भी नहीं सकती। कप्तान जोशी मजबूर थे, लेकिन आज भी वो बानो से उतना ही प्रेम करते थे जितना वो पहले करते थे। आज उसका नाम लाटी हो गया है, और वो कुछ ना बोल पाए। क्यों? क्योंकि वो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, समय इतना आगे हो चुका है कि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये थी कहानी लाटी। और लास्ट कहानी आपकी बेटा जो बहादुर है, वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। बहादुर कहानी एक नेपाली लड़के की है।
जिसको लेखक अपने घर पे ले आते हैं काम करने के लिए। शुरुआत में तो सबका व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे सब अपने असली रंग में आ जाते हैं, उसको बहुत परेशान करते हैं, डांटते हैं, यहाँ तक कि मारने भी लगते हैं। एक दिन घर में मेहमान आए होते हैं और उनके घर में चोरी हो जाती है। सबको लगता है बहादुर ने चोरी की, लेकिन बहादुर ने चोरी नहीं की होती। जब मेहमान चले जाते हैं तो पता चलता बहादुर को बहुत मारा जाता है, उससे पूछा जाता है, लेकिन बहादुर को कहीं ना कहीं उसकी ये आत्मसम्मान को ठेस लग जाती है और वो अपना सारा सामान छोड़कर, वहां से छोड़कर, वो घर छोड़कर चला जाता है। जब सबको पता चलता है कि बहादुर ने चोरी नहीं की थी, गलती उसकी कुछ भी नहीं थी, तो सबको बहुत पश्चाताप होता है। सब बहुत बहादुर को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग बहादुर के काम के आदी हो चुके थे, कोई भी काम नहीं करना जानता था, सब बहादुर से करवाते थे। अब सब परेशानी हो रही थी, तो बहादुर को ढूंढा जाता है, लेकिन बहादुर नहीं मिलता और एक पश्चाताप के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी बेटा आपकी अंतिम कहानी, जिसका नाम था बहादुर। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया मैंने, एक सिंपल सा ट्रेलर दिखाया कि हाँ भाई ये कहानी आपको पढ़नी है, ये चीजें हैं, ऐसे हैं वैसे। लेकिन ये पूरी पिक्चर, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं मिलूंगी आज शाम को 6 बजे, इससे भी तगड़ा दाकड़ टॉपिक लेकर, जिसमें बच्चे हमेशा घबराते हैं। इससे भी खतरनाक, इससे भी तगड़ा टॉपिक लेकर मैं शाम को 6 बजे मिलने वाली हूं। और बेटा जो हमारी कल की सुबह की क्लास होगी ना, उसको देखते ही कहोगे मैडम जी पर्चा लीक करा दिया। तो आज शाम 6 बजे, मैं बार बार कह रही हूं, आज शाम को 6 बजे मैं मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है, इसी जगह पर, इसी चैनल पर। और कल सुबह 6 बजे भाई तैयार रहिएगा, क्योंकि ये दोनों क्लास ही बड़ी जोरदार, बड़ी धाकड़ होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जो पढ़ाएंगी वही आएंगे, जितना पढ़ाया वही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा शाम को अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।